इंडिया का जो परसेप्शन है, जो इमेज है फॉरेन पॉलिसी का, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जो इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसी, रीजनल पॉलिसी, वो सारी मोदी के गिर्द घूमती है। नरेंद्र मोदी टोटली जो इंटरनेशनल एवेन्यू है उनसे बिल्कुल गायब है। वो छुप रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से। ये जो रिसेंटली इन्होंने साइन किया है पैक्ट, जी जी। डिफेंस पैक्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अगर इंडिया का कोई रीजनल या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रोल नहीं है? प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त साउथ एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिकली अगर किसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। ट्रम्प इंडिया को कट टू साइज करना चाहते हैं इस सब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद इजाज बट आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक नया दौर टीवी पे। नाजरीन, एक बार फिर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज अली। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, मुहक्किक हैं, रिसर्च करते हैं पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात जो हैं दुनिया के बेशतर ममालिक से, उन पे इनकी गहरी नजर है। इनको वेलकम करते हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बट साहब। इम्तियाज साहब, हमने पिछले हफ्ते बात की थी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और वहां जो एक सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है उसका तज्जिया किया। आज मैं उसी से एक जुड़े हुए इशू के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं, जो भारत का इस वक्त फॉरेन पॉलिसी स्टांस है और इंडिया अपने कार्ड्स कैसे खेल रहा है। आज उसके ऊपर बात करेंगे। इम्तियाज साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ अमेरिका भारत पे टैरिफ लगाता है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर में ही एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया, या एक फ्रेमवर्क जिसको आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के गिरे हुए जहाज हैं उनकी टैली में रोज दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा करते चले आ रहे हैं। अब रिसेंट उन्होंने कहा कि 8 जहाज गिर गए। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बट साहब, 8 जहाज तो मेरा ख्याल है कि हमने शायद पाकिस्तान की साइड से भी अभी तक नहीं सुना। लेकिन जाहिर है, आप ये कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो परसेप्शंस पे ज्यादा चलती है जी एज कंपेयर टू रियलिटी। तो अब हो जी। क्या रहा है ये कि जो इंडिया का जो परसेप्शन है, जो इमेज है फॉरेन पॉलिसी का, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब जब हाँ। मुतासिर हुआ है तो जाहिर है इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। और वो स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं मैं इस पे जरा बात करूंगा, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है इंडिया के साथ, कहाँ चौक कर गए और हम्म। क्या प्रॉब्लम, ये जो करंट फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं उनके रीजंस क्या हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो जी उसके बाद से नरेंद्र मोदी का एक इमेज बिल्डिंग की गई। उनके बारे में कहा गया कि जी वो जो इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसी, रीजनल पॉलिसी, वो सारी मोदी के गिर्द घूमती है। उनके बारे में एक तस्वुर फैलाया गया कि जी ये एक विश्व गुरु हैं, ये दुनिया के उस्ताद हैं। ये जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और इनकी स्ट्रेटेजी की अगर देखा जाए तो तरह तरह की बातें उनसे मंसूब की गई कि जी ये 36 इंच का जो है चौड़ा सीना है इनका, किसी से नहीं डरते हैं। और बुनियादी और ये जो है अगर एक बात एक ठान लें तो उसके बाद वो करके ही दम लेते हैं। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी को पोर्ट्रे किया गया। और 2014 से फिर इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी बनाई, खास तौर पर मैं पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी की बात करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसमें 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टुवर्ड्स पाकिस्तान। पहली चीज ये थी कि पाकिस्तान का जो इमेज है बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल, वो एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पेश किया जाए। पाकिस्तान को बार बार टेररिज्म सेंट्रिक स्टेट कहा जाए ताकि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो इंटरनेशनली। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पाकिस्तान को, जिसे आप कहते हैं कि आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को रीजनली आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए। उसके 2 तरह के फायदे होंगे, पॉलिटिकल फायदा भी होगा इंडिया को, और दूसरा फायदा जो है वो इकोनॉमिक फायदा होगा। थर्डली, एक और ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि ये जो कश्मीर इशू है उसे बिल्कुल किल कर दिया जाए, या उसको यूनिलेटरली इस तरह से दबा दिया जाए ताकि वो ना तो इंटरनेशनल फोरम्स पे जा सके, ना पाकिस्तान का उसमें कोई स्टेक रहे, ना ही उस पे पाकिस्तान कुछ कर सके। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो लेकर
पूरी जो मोदी की सरकार है वो 2014 से ऑनवर्ड्स आपने देखा कि वो चलती रही। उन्होंने क्या किया, अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं, उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से पोर्ट्रे किया, इंटरनेशनल इमेज, बाहर जाकर पाकिस्तान की इस तरह से बात करना, पाकिस्तान को जो है वो रीजनल प्लेयर्स के सामने, इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने उसे बैकफुट पर लेकर जाना। और फिर आपने देखा 2019 में कश्मीर को यूनिलेटरली उसका स्टेटस खत्म कर देना, एक पूरी की पूरी ओप्रेसिव एक जो है उसके बाद पॉलिसी थी कश्मीर में, आज भी है, और बहुत बड़ा लॉकडाउन कर देना कश्मीर को, और यूनिलेटरली जो है आपने देखा आर्टिकल 370 उसको जो है वो रिवोक कर दिया गया। तो ये वो बैकग्राउंड था जिसको लेकर नरेंद्र मोदी एक पॉलिसी, एक इमेज बनाकर चल रहे थे कि देखें जी मैंने पाकिस्तान को किस तरह से रखा हुआ है, मैंने कश्मीर को किस तरह से जो है वो हथिया लिया यूनिलेटरली, और दुनिया देखो मेरे पीछे। झप्पियां डाल रहे होते थे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, आपने देखा सेल्फियां बन रही हैं ट्रम्प के साथ। और फिर ये भी आपने देखा कि जो फर्स्ट जो तो यही वो इम्तियाज साहब, साहब है। मोदी ने कहा भूल चूक उनसे कहाँ हुई, गलती आपके ख्याल से उन्होंने क्या की, ये जो टर्न अराउंड एकदम हो गया, ये जो काया पलटी, ये कैसे पलटी आपके ख्याल से? ये मैं समझता हूं कि जब आप फॉरेन पॉलिसी को अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, अपने डोमेस्टिक पावर सिक्योरिंग एजेंडा के तौर पर अपनाएं, तो फिर ये हम्म। इस तरह का हाल होता है। अभी भी आप देखें रिसेंटली क्या हो रहा है। रिसेंटली ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी टोटली जो इंटरनेशनल एवेन्यू है उनसे बिल्कुल गायब है, वो छुप रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से। जब बाज औकात था कि आपने देखा होगा कि इन्होंने, यही वो साहब है जिन्होंने कैंपेन की ट्रम्प के लिए अमेरिका में आकर, ह्यूस्टन में बहुत बड़ी रैली की इन्होंने जी जी कहा जी। कि अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा था। गुजरात में इन्होंने ट्रम्प को बुलाया, एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो वहां पर एक स्टेडियम भर दिया। लेकिन अब फिर हुआ क्या, ये सब कुछ वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते रहे। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन हो इनकी सेल्फ प्रोजेक्शन की, उसके लिए उनको वोट पड़े, उनका हम्म। इंटरनल वोट बैंक बढ़े। और इस वक्त देखें क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि इंटरनेशनल स्टेज पे और रीजनल स्टेज पे आप इंडिया का हाल देखें। अभी आसियान की मीटिंग हुई, कोर्ट की मीटिंग हुई, रीजनल कंट्रीज जमा हुए, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए, ट्रम्प भी आए अमेरिका से। एशिया के अंदर ये मीटिंग हो रही थी, लेकिन मोदी साहब जो है इस मीटिंग में नजर नहीं आए। इससे पहले जब इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने जब गजा का सीज फायर हो रहा था, तो मोदी को जो है जी जी इनविटेशन जी। भेजा कि आप भी एक रीजनल प्लेयर हैं, आए और इसमें पीस प्रोसेस का हिस्सा बने। आपके ताल्लुकात इसराइल से भी अच्छे हैं, अरब लीडर्स के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन वहां से भी वो छुप गए। क्या वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो ट्रम्प को फेस नहीं करना चाहते थे। उससे पहले आपने देखा कि जब ये कनाडा में थे, G7 की मीटिंग हो रही थी, ट्रम्प ने इनको इनवाइट किया व्हाइट हाउस में, लेकिन उन्होंने वो मीटिंग भी मिस कर दी। तो ये जो बुनियादी तौर पर क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि जो इलेक्शंस हैं बिहार में, पूरा का पूरा मोदी सरकार का फोकस ये है कि किसी न किसी तरह से एक नैरेटिव जो कि लूज कर गए वो मई में आकर, पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसको रीबिल्ड किया जाए और इलेक्शंस जीते जाएं बिहार के, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और जो इंडिया का जो भी इमेज जो फॉरेन पॉलिसी का है उसकी कीमत पर वो ये सब कर रहे हैं। तो ये बताइए इम्तियाज साहब, कि लोकली एक बयानिया ये है कि ठीक है ये सब किया, और आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के साथ या कश्मीर के अंदर ये ज्यादतियां करते गए, लेकिन इंडिया की अवाम तो ये कहती है कि अगर ये सब करने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन मईशत को आगे बढ़ाया और हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी अच्छा कर रही है, हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो हमें इससे क्या गर्ज कि वो कितनी फेयरनेस एग्जिबिट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना में। अगर वो वहां पे जिन इश्यूज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर वो इंडिया की एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी है फॉरेन पॉलिसी में, या वो अपने कोई डोमेस्टिक एजेंडास को फुलफिल करना चाहते थे फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, तो इंडियन अवाम को इससे क्या लगे अगर उनकी जिंदगी फिर भी बेहतर होती रही मोदी के अंदर? तो आप क्या कहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये तो तब हो ना कि उनकी जिंदगी बेहतर हो। खुद इस हुकूमत ने, जो मोदी सरकार है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो तकरीबन गुर्बत के करीब हैं, या गुर्बत की वजह से या महंगाई की वजह से हिंदुस्तान में मुतासर हैं।
लोगों का जो मयार जिंदगी है उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा सवालात हो रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जो रफ्तार थी इंडिया के ग्रोथ रेट की वो इस वक्त कहाँ है इस पूरे रीजन के अंदर। तो बुनियादी तौर पर कहने की बात, समझने की बात यह है कि जो ऑप्टिक्स थे कि जी मैं एक ऐसा लीडर हूं जो लोकल डेवलपमेंट करूंगा, इंडिया को एक इकोनॉमिक माइट बना दूंगा और लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। या तो ऐसा हो कि जैसा चाइना ने किया, आपके सामने के तकरीबन 600 मिलियन लोगों को सताए गुर्बत से निकाल कर बाहर लेकर आए। अगर इस तरह का कोई इन्होंने मार्का कर लिया हो या कोई मेरेकल हुआ हो तो बात हो रही हो उनकी। तो गुर्बत वही है, मसाइल वहां के लोगों के वही हैं। लेकिन इनकी जो बुनियादी तौर पर जो एजेंडा है इनकी पार्टी का, मैं फिर आपको कह दूं उस वो बहुत तीन इश्यूज के गिर्द घूमता है, जिसका खुद इंडिया को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक, मैंने आपको कहा सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान। आप चाहे उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी हो, आप चलें पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान के इलेक्शंस आपने देखे 2024 के, हमने भी देखे। कितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो इंडियन सेंट्रिक कैंपेन चला रही थी? कोई भी नहीं। हर किसी के अपने लोकल और डोमेस्टिक इश्यूज थे। पूरी की पूरी कैंपेन जो इंडिया के अंदर चलाई जाती है वो पाकिस्तान सेंट्रिक होती है। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है तो मुसलमान सेंट्रिक होती है। जो लोकल इंडियन मुसलमान है उनको उनको हिट किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। कभी कहा जाता है घुस बैठिए, अभी भी यही बात की जा रही है बिहार में कि जो घुस बैठिए आप बैठे हैं इनको हम यहाँ से निकालेंगे। वहां पर लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि हम यहाँ, हमारे आबा और अजदाद की कब्रें हैं जो बंगाल के साथ जो बॉर्डर मिलता है, और आप हमें यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। लेकिन सरकार का पूरा एजेंडा ये है, जो कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात फॉरेन पॉलिसी के ठीक नहीं है तो इन लोगों को पनिश करो। अब ये इस डिफेंस पैक्ट के थ्रू क्या चाहते हैं मोदी साहब, इम्तियाज साहब? देखिए, डिफेंस पैक्ट मैं समझता हूं कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो एक इतनी। तरफ तो वो रशिया के साथ यही एनर्जी और आर्म्स के लिए डील्स करते हैं, लेकिन अब वही एनर्जी और आर्म्स वो कहते हैं हमें अमेरिका से चाहिए। सॉरी टू कट यू। तो जी इसके पीछे आपको लगता है ये क्या मकासद है? एक तरफ वो रशिया से भी प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ अमेरिका को भी अब आंखों से इशारे करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर आप इसको मैं यूं कहूंगा कि ये जो रिसेंटली इन्होंने साइन किया है पैक्ट, जी जी। डिफेंस पैक्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अगर इंडिया का कोई रीजनल या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रोल नहीं है? इस वक्त आप देखें इंडिया का क्या रीजनल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रोल है? हम्म। कोई रोल नहीं है। अगर फिर आप देखें इस डिफेंस पैक्ट साइन करने से इंडिया को क्या मिलने जा रहा है, क्या उसका इमेज जो है इंटरनेशनल और रीजनल इमेज, क्या वो बूस्टअप होने जा रहा है? वो भी नहीं होने जा रहा। विद इन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इससे आप क्या हासिल करना चाहते हो। आप कहीं ये जो पॉलिसी है बुनियादी तौर ये पर। रोल जो रीजनल और इंटरनेशनल है, ये क्या माजी में था इंडिया का? और साथ ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान का क्या रीजनल या इंटरनेशनल रोल है? बस देखिए, जस्ट वेरी वेरी क्विकली इम्तियाज जी साहब जी। जी जी, जो इंडियन रोल की मैं बात कर रहा हूँ, एस्पायरेशंस थी कि जो हम साउथ एशियन या एशियन जो पुलिस मैन है वो हम बनेंगे। ये जी जी। एस्पायरेशंस जरूर थी, खास तौर पर जब मोदी साहब की सरकार नई नई बनी थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नीचे चली गई, और मैंने आपको बताया कि वो क्यों चली गई नीचे। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान देखें तो कहाँ खड़ा है? आपने देखा कि पाकिस्तान की लीडरशिप प्रेसिडेंट ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ पिछले 3 महीनों में 3 बार मिल चुकी है। आपने देखा कि पाकिस्तान को जो गजा पीस अकॉर्ड हुआ वहां पाकिस्तान का रोल आपके सामने नजर आया आपको। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपना स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब कतर भी उसमें शामिल होने जा रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस कितनी है। और फिर आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त साउथ एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिकली अगर किसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। तो ये बिल्कुल आपके सामने है। और मैं इसमें एक हवाला जरूर दूंगा कि ये जो मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल इस तरह से बहुत बड़ा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो रीजनल पावर की क्रेडिबिलिटी, वो बड़ी हद तक डेमिनिश हुई है, वो डैमेज हुई है। पाकिस्तान ने ये साबित किया इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि वो इंडिया का पीयर कॉम्पिटेटर है, मिलिटरली और स्ट्रेटेजिकली। आप देखेंगे पाकिस्तान की लिमिटेशंस कितनी हैं।
आप पाकिस्तान का जो बजट है वो देख लें, डिफेंस बजट देख लें, आप आबादी देख लें, जियोग्राफी देख लें, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ये एस्टेब्लिश किया। तो पाकिस्तान सिग्निफिकेंटली, पाकिस्तान का जो स्टेचर है फॉरेन पॉलिसी में, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में, और जो रीजनल इमेज है पाकिस्तान का, एविडेंस वो बता रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया, वो बहुत इंप्रूव हुआ है। और क्या मैं, जी जी जी, क्या अमेरिका भी, इम्तियाज साहब, आपको लगता है कि ये जो ट्रंप साहब रोज जहाजों का नंबर बढ़ा देते हैं, इसके पीछे पहले तो ये बताइए कि हाउ डू यू रीड इनटू दिस? इसके पीछे ये क्या उनसे कोई गलती सरजद होती है या इसके पीछे कोई मकासद हैं? एक बात। दूसरी बात कि क्या ट्रंप इंडिया को कट टू साइज करना चाहते हैं इस सब से? उनको क्या ये लगता था, जो आपने सब बातें बताई, कि इंडिया कि ये जो भागा दौड़ी थी पूरी दुनिया में, ट्रंप मोदी इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, ये जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी भारत की, क्या आपको लगता है कि उसने इरिटेट किया है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को भी? देखें, बिल्कुल इरिटेट किया है। और उसकी वजह यह कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कोई क्लियर एक्सप्लिसिट स्टांस नहीं है किसी भी इशू को लेकर। ना गजा के मामले में भी वो चुप रहे, जो कुछ होता रहा उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा प्रेगमेटिकली। फिर अगर आप देखें रशिया और यूक्रेन के मामले में भी वो इरिटेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को। और अगर आप देखें चाइना के मामले में भी, अगर वो देखें, आपको तो एक बहुत वेग पॉलिसी नजर आ रही है। जब अमेरिका ने उनको जो है वो एक ऐसी झंडी दिखा दी, उसके बाद फौरन वो चाइना की तरफ गए। चाइना में भी इस तरह की कोई पजीराई नहीं हुई, वो भी जी। समझ रहे थे ये। और दूसरी जो आपने ये बात की कि ट्रम्प ये गलती से नहीं कर रहे, वो बहुत समझदार हैं और वो दुनिया के ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। देखें, वो सिग्नलिंग ये दे रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्यों छुप रहे हैं। अगर आप इतने बड़े लीडर हैं, रीजनल लीडर हैं, इतने बड़ी जो है मुल्क के लीडर हैं, तो आप आए टेबल दुनिया पे की बात करें। लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन जी जी जी, 2027, ओवरटेकिंग जापान। ये है इंडिया के इस वक्त स्टेटिस्टिक्स, मैं इम्तियाज। समझता हूं कि मोदी साहब की इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा इंडिया को ये नुकसान हो रहा है कि जी। आप देखें ना, एक वो बच्चा बन गए हैं जो सबक भी याद नहीं करके आता और टीचर से भी छुप रहा होता है क्लास में। ये हल नहीं है मसले का। आप अगर आपका कोई भी, पहली बात तो ये कि ये जो मे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें ट्रंप ने एक रोल प्ले किया, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपने उसे रिकग्नाइज ही नहीं किया। मैं समझता हूं वहां से भी बात खराब हुई, क्योंकि जब आपने रिकग्नाइज नहीं किया और आपने अब बहुत जो है वो आपकी तरफ से एब्सोल्यूट साइलेंट था, बिल्कुल खामोशी है। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में चुप हो जाते हैं तो किसी और का नैरेटिव बोलता है, तो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रहा है, दुनिया वही समझ रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक प्रिसाइज अंदाज से, एक प्रेजेंटेशन के साथ आकर बताया कि इंडिया के कितने तैयारे गिराए गए हैं, कहाँ कहाँ गिराए गए हैं, इनकी जीपीएस लोकेशन क्या है, टेल नंबर देने के लिए भी पाकिस्तान तैयार था। लेकिन इंडिया बिल्कुल खामोश इस मामले पर। ट्रम्प की जो मीडिएशन है उसे भी मानने को तैयार नहीं है। फिर जो उनकी, आपने देखा कि रिसेंटली दो बड़े मामला हुए, टैरिफ लगे इंडिया पे 50%, और उसके साथ साथ HB1 वीजा का मामला आया, ट्रम्प सरकार ने जो यहाँ किया, उससे भी सबसे ज्यादा बाजाहिर जो है वो इंडिया के लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो ये बड़ी बड़े इश्यूज हैं, इस पे मोदी साहब खामोश हैं। उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो खामोश हो जाएंगे या किसी बड़े फोरम पर आकर फेस नहीं करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो वो स्पेस खाली होगा। और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये असूल है कि अगर आप स्पेस खाली छोड़ते हैं तो उसे कोई और भरता है, और पाकिस्तान इस वक्त उस स्टेज को, उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहा है। इम्तियाज साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, कि आने वाले दिनों में आप अमेरिका का, चूंकि ये मिक्स सिग्नल्स भी हैं, आपको ये भी बात माननी पड़ेगी कि एक तरफ ये डिफेंस पैक्ट इंडिया साइन करता है, जहां इंडिया अब एनर्जी डील्स भी करने की उम्मीद रखता है अमेरिका के साथ, इन एडिशन टू मिलिट्री डील्स। तो लेकिन एक तरफ ये 50% टैरिफ्स, 8 जहाजों के गिरने की बारहा स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। तो इन मिक्स सिग्नल्स को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले चंद महीनों में आप भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मेरा ख्याल है भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, नेचुरली वो ताल्लुकात बनने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मोदी सरकार है वो मिसरीड कर रही है ट्रम्प के पूरे जेस्चर्स को, इस एडमिनिस्ट्रेशन के जेस्चर्स को। उनके वो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो हाइडिंग है फ्रॉम इंटरनेशनल स्टेजेस और जो इंटरनेशनल एवेन्यूज हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है।
सर, तो और वो मेरा, इतने बड़े बड़े सूरमा, वो तुरम खान, जयशंकर जैसे, वो क्या काम कर रहे हैं भारत में? देखें अगर आप जयशंकर भी देखें या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, बुनियादी तौर पर वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। जो कि आपकी जो लीडरशिप है, उसका जी जी। पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अपना रोल होता है। उनकी कही हुई बात को लोग समझते हैं, मानते हैं, और दुनिया भी मानती है। मैं भी जी। शायद ये हम समझ रहे हैं कि ट्रम्प के साथ अगर बुनियादी तौर पर एंगेज करना है इंडिया ने, तो मोदी को अपना ये स्ट्रेटेजी बदलनी होगी कि वो खामोश रहें, वो इंटरनेशनल स्टेजेस से गायब हो जाएं जहां ट्रंप ने आना हो, और फिर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रिक पॉलिसी बनाकर ब्यूरोक्रेसी के सिर्फ हवाले कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इससे मसाइल इंडिया के हल नहीं होंगे। उन्हें खुद फ्रंट फुट पे आना होगा अगर उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। होपफुली अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। असद इजाज भट्ट को नया दौर टीवी पे इजाजत दीजिए।